अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर दुनिया के 7 अजायबात की हम बात करें तो उसके अंदर अहराम मिस्र को ख़ास अहमियत हासिल है, यानी पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो मिस्र के शहर कायरा से तकरीबन 50 मील के फासले पर मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इन्हें तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया। इन अहरामों के अंदर सबसे ऊंचे अहराम का नाम है खुफू और ये अहराम इसलिए मशहूर हैं क्योंकि आज की जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी भी मिलकर इनकी डुप्लीकेट बनाने से कासिर है। क्योंकि आज की हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इन अहरामों के अंदर इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को उठाने से कासिर है, इसलिए बहुत से साइंटिस्ट इस चीज़ को एलियन से भी जोड़ देते हैं। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर आज हम एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह के अहराम नहीं बना सकते तो फिर हो सकता है कि ये किसी एलियन मखलूक का काम हो जो कि हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और किसी ज़माने में इस दुनिया पर विजिट करने के बाद वापस चली गई होगी। कई सदियों तक साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्ट्री का इल्म रखने वाले इन अहरामों की बनावट, इसे बनाने के मकासद और बनाने के तरीके पर महज अंदाजे लगाते रहे, क्योंकि इनका मानना था कि इस वक्त के फ़िरौन मिस्र यानी जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे वो ख़ास तौर पर इन अहरामों को अपने लिए बनवाते थे ताकि मरने के बाद इन्हें यहाँ दफनाया जा सके। उस दौर के अंदर लाशों को महफूज करने के लिए हनूद करने के बाद या इन्हें मसाला लगाकर महफूज कर लिया जाता था। उस वक्त के फ़िरौन अपने मरने के बाद अपना तमाम मालो असबाब, अपनी बीवियाँ और नौकर वगैरह सबको अपने साथ दफना देते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इनका ये तमाम मालो असबाब इनके इस वक्त काम आएगा जब वो दोबारा जिंदा होंगे। खुफू अहराम को बनाने के लिए तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और ये इंसानों का बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और तकरीबन 3800 साल पुराना है, या कुछ के मुताबिक तकरीबन ये 5000 साल पुराने हैं। इन अहरामों को इतनी तरतीब से बनाया गया कि इन दो पत्थरों के दरमियान एक इंसानी बाल भी नहीं गुजर सकता। चूने के पत्थर को पॉलिश करने के बाद इन्हें इस अहरामों के ऊपर लगाया गया था, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके इसे एक तारे की मानी चमकता हुआ दिखाता था और ये रोशनी इतनी ताकतवर होती थी कि इसे चांद से भी देख सकते थे। लेकिन 14वीं सदी के अंदर इन पत्थरों की तह ज़मीनी ज़ल्ज़लों की वजह से इन अहरामों से उतर गई और ये अपनी मौजूदा हालत में आ गए। हैरत की बात तो ये है कि ये अहराम ज़मीनी हिस्से के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं, यानी अगर हम ज़मीन का दरमियानी हिस्सा देखें तो ये उसके बिल्कुल दरमियान में वाक़ हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने स्किल्ड होंगे, इन्होंने कितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और हिसाब किताब लगाने के बाद इन अहरामों को बनाया होगा। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ये ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि एंटीकथीरा मैकेनिज्म जो दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था और इसे 2000 साल कबल एक यूनानी साइंटिस्ट ने बनाया था, वो भी दरियाफ्त हो चुका है। इसके अलावा टेंथियोकेन, स्टोन एज नामी तामीरात के बारे में भी यही कहा जाता है कि इनको भी एलियंस ने बनाया होगा और ये इतनी पुरानी है कि इनको भी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। सो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि अहराम मिस्र को भी जिन लोगों ने बनाया होगा वो अपने वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे, यानी अपने वक्त से आगे चल रहे होंगे। यूरोप के लोगों के अंदर आज भी यह अकीदा मौजूद है कि इन अहरामों को गंदम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बाइबल में भी। जबकि 1859 में बरतानवी पब्लिशर जॉन टेलर के मुताबिक इन अहरामों को ना तो एलियंस ने बनाया और ना ही ये किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, बल्कि इनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 5000 साल पहले तामीर किया था, जिनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में मौजूद है। खुफू अहराम की तामीर के लिए इतने टनों वजनी पत्थर को भला इसके मकाम पर कैसे पहुंचाया गया होगा, यानी 2.8 टन चूने के पत्थर और ग्रेनाइट को 2600 BC कबल के दौर के अंदर 500 मील की दूरी तक भला कंस्ट्रक्शन एरिया तक कैसे पहुंचाया गया होगा, जिसमें सिर्फ 70,000 टन चूने के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये राज आखिरकार फाश हो ही गया जब रेड सी की बंदरगाह के पास एक 4500 साल पुरानी डायरी दरियाफ्त हुई, जो अहराम मिस्र के अंदर काम करने वाले एक स्किल्ड वर्कर की थी, और इसने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि इन अहरामों को बनाने का तरीकाकार क्या था, इन पर वर्किंग कैसे की गई। इस डायरी में लिखा गया था कि गजा तक चूने के पत्थरों को लाने के लिए स्पेशल लकड़ी की कश्तियों का इस्तेमाल किया गया, जो इस दौर के अंदर इस्तेमाल होती थी। जब इन कश्तियों पर लाद कर इन टनों वजनी पत्थरों को लाया गया तो किनारे पर छोटी छोटी स्पेशल नदियों को बना दिया गया, जहां से इन्हीं कश्तियों पर इन टनों वजनी पत्थरों को लाद कर ये अहराम मिस्र की जगहों पर लाते थे, जिसके अंदर 3 दिन का वक्त लगता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला काम था। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इन अहरामों को दरअसल बनाया क्यों गया। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो तकरीबन 2 मिलियन पत्थरों से बनाया गया और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 3 से 30 टन तक था, जबकि कुछ स्पेशल पत्थर 50 टन तक वजनी भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसका बेस एरिया 5,92,000 स्क्वायर फुट, जबकि हर साइड 2,18,000 स्क्वायर फुट के रकबे पर फैली हुई है। इसकी बैरूनी तह 1,44,000 पॉलिश चूने के पत्थरों से बनाई गई थी और हर एक पत्थर तकरीबन 15 टन वजनी था। एक अहराम को बनाने के लिए तकरीबन 20 साल तक 20,000 के करीब लेबर ने मुसलसल काम किया। लेकिन क्या ये सुनकर अजीब नहीं लगता कि 20 साल की मेहनत सिर्फ फ़िरौन मिस्र को दफनाने के लिए की गई?
इतनी बड़ी लेबर को इस्तेमाल किया गया सिर्फ फ़िरौन मिस्र को दफनाने के लिए? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। और हालिया होने वाली तहकीकात भी यही कहती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने हालिया तहकीकात में यह पता लगाया कि इन अहरामों को बनाने का मकसद कुछ और था, ना कि मिस्र के फ़िरौनों की आखिरी आरामगाह। क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अहराम मिस्र को पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, पावर प्लांट के तौर पर, यानी उस वक्त के मिस्री लोगों को बिजली से शनासाई हासिल थी, जो कि काफ़ी लॉजिकल भी है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह की बाकी इमारत भी दुनिया के अंदर दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन अहराम मिस्र जैसी यूनिक इमारतें कहीं और दरियाफ्त नहीं हुई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मिस्री लोगों के पास थी। 19वीं सदी के अंदर निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सवाल यह है कि तकरीबन 3800 साल पहले ये मुमकिन कैसे हुआ। ये बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, क्योंकि 1934 के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को इराक के अंदर एक स्पेशल किस्म की बैटरी दरियाफ्त हुई, जिसका नाम बगदाद बैटरी रखा गया है। ये एक बर्तन, कॉपर वायर और आयरन रॉड पर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर लिक्विड को डाला जाता था और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करती थी। और साइंटिस्ट के मुताबिक इस बैटरी को तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया। सो ये लॉजिकल हो जाता है कि अगर इंसान 2000 साल पहले एक बैटरी को बना सकते हैं, तो उससे कई सौ साल पहले इंसानों के लिए अहरामों के जरिए बिजली पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन अहरामों के अंदर कई अंडरग्राउंड टनल्स भी मौजूद हैं जहां अब तक कोई जा नहीं सका। और जैसा कि पहले बताया गया कि इन अहरामों के ऊपर चूने के पत्थर की तह मौजूद थी, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा इन अहरामों के अंदर इंसुलेशन भी मौजूद है और अंदर खास तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें डोलोमाइट पत्थर कहते हैं। ये खास तरह के पत्थर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होते हैं और इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसी तरह के कई ऐसे पत्थर इन अहरामों के अंदर इस्तेमाल हुए हैं जो बिजली के कंडक्टर हैं, यानी उनसे बिजली गुजर सकती है। इन अहरामों के अंदर मौजूद हवा आयोनाइज होकर खास तरह का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करती है और कंडक्टिविटी पैदा करती है, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता था। और दरअसल इस वक्त के लोग इसे बनाने के काबिल भी थे, क्योंकि इन अहरामों के अंदर जो हमें बड़े बड़े कॉफिन मिले हैं, अगर हम उनके साइज को देखें तो ये आम इंसानों के साइज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जबकि इन अहरामों के अंदर बहुत छोटी छोटी किस्म की टनल्स मौजूद हैं जहाँ से ये कॉफिन किसी भी तरह से गुजर नहीं सकते। सो इसका मतलब ये है कि इन ताबूतों को इन अहरामों के अंदर ही बनाया गया था। इसके अलावा 1993 के अंदर एक पुरस्कार तरह का कमरा इन अहरामों के अंदर दरियाफ्त हुआ, जिसे दी क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया। और 2011 के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरास के जरिए जब इस कमरे का जायजा लिया गया तो इसके अंदर से बड़ी बड़ी कॉपर वायर्स मिली। जी हाँ, कॉपर वायर्स, जो आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उस दौर के अंदर मौजूद थीं, जो इस थ्योरी को तक़वियत देती हैं कि इन अहरामों को इसी मकसद के लिए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इन अहरामों को जिस जगह के ऊपर बनाया गया है, वहाँ किसी ज़माने के अंदर दरियाए नील की अंडरग्राउंड लेक्स मौजूद थीं, यानी इन अहरामों को पानी के ऊपर तामीर किया गया, जो कि बिजली पैदा करने का सबसे आसान और सस्ता ज़रिया है। और आज भी हम इंसान अपनी बिजली की ज़्यादातर ज़रूरियात इसी तरीके से पूरी करते हैं, यानी पानी के ज़रिए बिजली बनाकर। लेकिन इन अहरामों के अंदर इस तरह से बिजली बनाने का मंसूबा थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इनके अंदर जो तरीका इस्तेमाल होता था इनको कैपिलरी कहते हैं, यानी अहरामों के ज़मीनी हिस्से से ऊपर की तरफ पानी के प्रेशर को भेजते थे और इसी तरह से बिजली पैदा की जाती थी। इसके अलावा इन्हीं अहरामों के ऊपर एक कैपस्टोन भी मौजूद थी जो गोल्ड से बनी हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इन गोल्ड की कैप्स को चोरी कर लिया गया। ये कैप्स दरअसल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आयनोस्फीयर के अंदर भेजती थी, जो कि हमारे ज़मीन के गिर्द इन्वायरमेंटल तह है, जो कि चार्ज पार्टिकल से भरी हुई होती है। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल की वजह से इन अहरामों के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता था और बिजली पैदा होती थी। इसके अलावा अगर हम कदीम मिस्री आर्ट का जायजा लें तो इसके अंदर वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि एक शख्स के हाथ के अंदर रॉड की तरह की एक चीज़ कोई मौजूद है, जो किसी बैटरी की तरह की चीज़ से जुड़ी हुई है। और ऐन मुमकिन है कि इस शख्स के हाथ में मौजूद ये चीज़ उस वक्त का इलेक्ट्रिकल बल्ब हो। सो इन तमाम सबूतों को बेस बनाकर अहराम मिस्र की तामीर के बारे में साइंटिस्ट को सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी यही लगती है। लेकिन अब भी बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है, और साइंटिस्ट इन्हीं की खोज के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक थ्योरी है जो मुशाहिदात और मफरूज़ात पर मबनी होती है और ये 100% एक्यूरेट नहीं होती। और ऐन मुमकिन है कि इसके बाद भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग थ्योरी हमें सुनने को मिल जाए जो मौजूदा थ्योरी को भी गलत साबित कर दे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।